हमारा दायित्व है इसके सुफल को जनता तक पहुंचाने का। और मुझे लगता है कि ये चारों नई शुरुआत जो आज हुई है वो उसको जनता तक सुफल पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनने वाली है। और जनता जो आजादी से 80 साल तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जूझती है, लड़ती है, निराश होती है, इसकी वो निराशा दूर करने का कारण आज एक ऐप और ये सारा विज्ञान बनने वाला है। मित्रों, इसकी ट्रेनिंग के वक्त भी हमने एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आइसोलेशन में ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य जांच के दरमियान हमें मिल गए हैं और फिर भी हम व्यक्तियों को साक्ष्य के रूप में 100 से ज्यादा रख देते हैं तो आप जल्दी न्याय नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि आप ही आपके केस को लंबित कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। अगर फिंगरप्रिंट मिल गया अपराध के स्थान पर से, टेलीफोन अपराध के स्थान से, टावर से इसका मिलान हो गया और अपराधी की सीआरपीआई एप्लीकेशन से शिनाख्त हो गई तो 5 से ज्यादा साक्ष्य रखने की जरूरत नहीं है। 60 दिन में उसको सजा हो जाएगी। और ऐसे कई केस नए कानून के बाद उपलब्ध है जिन्होंने 90 दिन के अंदर अपराधियों को जन्म टिप तक की सजा कराई। तो हमारा ट्रेनिंग आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए, ऐप के उपयोग तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ऐप का उपयोग कर वैज्ञानिक साक्ष्य सृजित कर चार्जशीट तक की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद में अभियोजन और ज्यूडिशरी को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि इतने साक्ष्य है तो और कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है। और इसीलिए जरूरी जितने भी बदलाव है, जुडिशरी का भी काम सरल करने के लिए और प्रोसिक्यूशन का भी काम सरल करने के लिए वो हमने नए कानूनों में समाहित कर लिए। तो पुराने दक्यानुसार जितने भी डायमेंशन थे सजा कराने के, वो सारे डायमेंशन डायनेमिक तरीके से हमने चेंज कर एक वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर प्रोसिक्यूशन की टाइम को सीमित करने का प्रयास किया गया। मगर जब तक ये हमारे इन टोटो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, परिणाम नहीं आएगा। जितने भी डीजीपी आभासी रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मेरा सबसे आग्रह है कि आपका सप्ताह में एक दिन निश्चित रूप से ये 5 अंक की ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 साल तक दे, ऐसी मेरी ये सबसे विनती है। तभी जाकर इसका 100% उपयोग हम कर सकते हैं। मित्रों, सूचना को इंटेलिजेंस में बदलने की कवायद बहुत महत्वपूर्ण होती है। महाभारत जिसने बारीकी से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, संख्या भी कौरवों के पास बहुत थी, संसाधन भी बहुत थे, विज्ञान भी उनके साथ था। एक प्रकार से बहुत सारे रथी, महारथी, वैज्ञानिक शस्त्रों का जानकारी रखने वाले इनके सेना में ज्यादा थे। और सूचनाएं भी सूचनाएं थी, बहुत सूचनाएं उनको मिलती थी। और इस सभी मामलों में पांडव कहीं ना कहीं बड़े वीक दिखाई पड़ते थे। अब बारीकी से महाभारत का युद्ध का विश्लेषण करिएगा तो, परंतु वहां एक निशस्त्र आदमी अर्जुन के सारथी के रूप में बैठा था, जो सूचना को इंटेलिजेंस में तब्दील कर युद्ध के फैसले करता था। और अंततोगत्वा श्री कृष्ण के कारण ही ये युद्ध पांडव जीत गए। और मुझे लगता है कि हमारी सिस्टम जो है वो सूचनाओं के कपबोर्ड को इंटेलिजेंस में बदलकर अपराधी को सजा कराने की कवायद है। और इसको इस स्पिरिट में हमने आगे देखना होगा।
मित्रों, राज्यों से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। डेटाबेस की गुणवत्ता, चाहे नफीस हो चाहे सीआरपीआई हो, डेटाबेस की गुणवत्ता और उसकी सुरक्षा वो राज्य ही सुनिश्चित कर सकते हैं। जब हम किसी भी अपराधी का डीएनए सैंपल लेते हैं तो इसकी सुरक्षा पर उसका अधिकार है। हमारा अधिकार तब बनता है जब दूसरे क्राइम के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सैंपल सटीकता से लिया जाए और सटीकता से स्टोर किया जाए। ये दोनों हमें सुनिश्चित करने पड़ेंगे। इसी प्रकार के नफीस के डेटा का संग्रहण और इसकी सुरक्षा और इसकी एप्लीकेशन, ये तीनों को हमने बड़ी सटीकता से सुरक्षित भी करना पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा। तो राज्यों को मेरा आग्रह है कि डेटाबेस की गुणवत्ता और सुरक्षा, ये दोनों पर विशेष बल दिया जाए। डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना, मैं अभी भी कहता हूं कि डेटा का कपबोर्ड किसी का भला नहीं कर सकता, बोझ बनता है। मगर डेटा को इंटेलिजेंस में जैसे ही बदलते हो आप, ये बहुत फायदेमंद होता है। तो अब जो डेटा जनरेट हो रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर, मशीन लर्निंग की सहायता से अपराध पैटर्न का विश्लेषण करने की एक टीम हर राज्य में बननी चाहिए। रिपीट ऑफेंडरों को आइडेंटिफाई करने की टीम बननी चाहिए। इसकी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए। दो राज्यों के बीच में अपराधी कार्यक्षेत्र का, न्यायिक कार्यक्षेत्र का फायदा उठाते हैं, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की भी पहचान के लिए डेटा का उपयोग करना चाहिए। परंतु ये डेटा को जस का तस रखेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमने डेटा को इंटेलिजेंस में बदलना पड़ेगा, एआई की टीमें बनानी पड़ेगी और हमारे सॉफ्टवेयर को एआई लर्निंग के माध्यम से सटीक और सूक्ष्मता से एनालिसिस करने वाला बनाना पड़ेगा। तभी जाकर हम ये सारी व्यवस्थाओं का उपयोग कर सकेंगे। मैंने सुरक्षा की बात की। सुरक्षा के भंग के लिए हमारी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए भी हमने बहुत त्वरा से सोचने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा, एक्सेस लॉग, एसओपी आधारित उपयोग, थर्ड पार्टी ऑडिट की मजबूत व्यवस्था और जहां अधिकार का दुरुपयोग होकर उपयोग होता है वहां पर दंडित करने की व्यवस्था, ये सब नहीं करते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए आने वाले दिनों में बोझ बन जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, प्रशिक्षण को ज्यादा व्यवहारिक बनाना होगा। चार्जशीट्स चालान की साइज को छोटा करना पड़ेगा। उपयोगी साक्ष्य को ही कोर्ट के सामने ले जाने के लिए आपने आग्रह करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी के उपयोग कोर्ट में देरी न हो, इसलिए हमारे नए कानूनों में जितने भी प्रोविजन किए हैं, इसके उपयोग को प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़कर सटीकता से कराना पड़ेगा। तब जाकर हम समय पर न्याय दे पाएंगे। तो प्रशिक्षण के मॉड्यूल में इस सारी चीजों को हमने समाहित करना पड़ेगा। मैंने कुछ राज्यों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल देखे हैं, कोई अदरवाइज न ले, मगर एक भी मॉड्यूल में चार्जशीट कैसे छोटी की जाए इसकी कला अपाइयों को नहीं सिखाते हैं। तो फिर ये तकनीक का क्या फायदा है भाई? फिंगरप्रिंट का मिलान हो गया, टेलीफोन टावर का मिलान हो गया, चेहरे का मिलान हो गया, आंख का और डीएनए का मिलान हो गया, और फिर आप 250 साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने जाते हो, तो तकनीक क्या करनी है? व्यवहारु प्रशिक्षण अनुभवी प्रोसिक्यूटर्स ने तैयार करना पड़ेगा।
एक क्राइम सीन के चांस प्रिंट के कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और अपलोड करने की प्रक्रिया में दूषित न हो, इसके लिए भी बहुत सटीकता से मेहनत करने की जरूरत है। मैं सब कहने की इसलिए हिम्मत कर रहा हूं कि पहला चरण आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, मगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो घटनास्थल पर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी, अदालत में हमारी स्थिति को कमजोर कर देगी। तो प्रशिक्षण में चांस प्रिंट्स का सख्त प्रबंधन ये प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस और स्टेट के बीच में, नेबर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को भी प्रशिक्षण के अंदर हमने इनबिल्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन, ये पूरी चेन में तकनीक का सक्रिय उपयोग के लिए भी हमने बहुत अच्छे तरीके से काम करने की जरूरत है। मित्रों, आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि आप सबके ही प्रयास से, सभी राज्य सरकारों की पुलिस के प्रयास से आज सीसीटीएनएस का 100% मतलब 17,840 थानों में सीसीटीएनएस की रीच पहुंचाने में हम सफल हो गए और 37 करोड़ 86 लाख एफआईआर लेगेसी डेटा सहित आज हमारे पास उपलब्ध है। ई कोर्ट में 22,000 अदालतें जुड़ चुकी हैं। इनके लेगेसी प्रोसिक्यूशन को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ई प्रिजन में 2 करोड़ 70 लाख कैदियों का डेटा आज हमारे पास उपलब्ध है। ई फॉरेंसिक में 34,48,000 केस, आप साक्ष्य मतलब नंबर अलग हो, ज्यादा हो सकते हैं, 34,48,000 केस का फॉरेंसिक का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। और क्राइम एक्ट का 43,16,000 का अलर्ट, उसका डेटा भी उपलब्ध है। मगर मैं आज भी कहता हूं, एक कपबोर्ड है जो हमारे कोई कमरे में पड़ा है। जब तक ये डेटा का एनालिसिस कर आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर एआई के माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका एनालिसिस कर एक्शनेबल उपयोग में नहीं ले आते हैं, ये हमारे पास बोझ है। मगर हमने इस पर गृह मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है। काफी युवाओं को हमने साथ में जोड़ा भी है। अब 1 करोड़ 29 लाख फिंगरप्रिंट का जो रिकॉर्ड है, नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है, लगभग 9,19,000 नार्को ऑफेंडर का रिकॉर्ड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का 3,65,000 का रिकॉर्ड है और प्रिजन का डेटाबेस, ये सब मिलाकर आज हम एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए हैं। और अब जरूरत है कि हमारी पूरी सिस्टम को ये ताकत से परिचित कराना और ये डेटा जो पड़ा है उसको ताकत में परिवर्तित करना। ये आने वाले 5 साल तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमें डेटा को एक्शनेबल तरीके से उपयोग हो जाए, इस तरह का बनाए। हर डेटा एक दूसरे से बात करे ऐसा बनाए। डेटा के एनालिसिस की पद्धतियां खड़ी करें और ढेर सारे युवा को जोड़कर इसमें से क्राइम कंट्रोल के अलग अलग मॉड्यूल को तैयार करें। इसके लिए 4 साल पहले ही मैंने एनसीआरबी में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की शुरुआत की है। उसका एक प्रकार से खाका तैयार कर रखा है, मगर उसमें अभी ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। आज के सम्मेलन के बाद ये सारी चीजों को, ये डेटा को उपयोग करने की पूरी प्रक्रिया मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो करेगा और इसके माध्यम से हम न केवल क्रिमिनलों को
सजा कराने में इसका उपयोग करेंगे। क्रिमिनल क्राइम करे उसके पहले उसको रोकने में भी सफल होंगे। तो क्राइम करने के दो तरीके हैं। हमने पहले क्रिमिनल को पकड़ने पर ही ध्यान दिया था, अब पकड़ने से कुछ नहीं होता है। पकड़कर अगर वो क्रिमिनल है तो न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर सजा कराना, जिससे दूसरों के मन पर एक डर खड़ा हो, और दूसरा क्राइम करने से पहले इसको रोकना। क्राइम पैटर्न, रिपीट ऑफेंडर्स और अंतरराज्यीय अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को इसके माध्यम से हमने रोकना पड़ेगा। मित्रों, कई सारे विषय आज के सम्मेलन में आपने लिए हैं। मुझे लगता है कि आज ही एनसीआरबी डायरेक्टर एक टीम गठित करे कि आने वाले सम्मेलन के विषय क्या होंगे, और वो विषय मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो सेंट्रिक होने चाहिए और ये पूरे डेटा का उपयोग के सेंट्रिक होने चाहिए, और अंततोगत्वा क्राइम कंट्रोल के दिशा में होने चाहिए। ये जो हमारी नई न्याय संहिताएं लेकर आए हैं हम, ये न्याय संहिताओं का उद्देश्य है कि देश के किसी भी कोने में एक अपराध रजिस्टर हो तो 3 साल के अंदर अपराधी को सुप्रीम कोर्ट तक दोषी सिद्ध कर देना। और आप भरोसा रख कर चलिए, इसके सारे लूफोल्स जो सिस्टम के वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं। 90% लूफोल्स कानून आधारित था, उसको वो छिद्रों को भरने का काम कानून में ही समाप्त हो चुका है। और वॉल्यूम आधारित जो देरी है उसको कम करने के लिए हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ बहुत सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। हम सांध्य अदालतें भी बनाने जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्रिमिनल केसों के निपटान के लिए नई व्यवस्था के लिए भी सक्रिय रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ भारत सरकार का गृह मंत्रालय चर्चा में है। तो देरी तो किसी भी तरह नहीं होनी दी जाएगी, ये दृढ़ संकल्प है। परंतु सिर्फ जजों की संख्या, प्रोसिक्यूटर्स की संख्या से काम नहीं होगा। हमने भी हमारे चालानों को वैज्ञानिक रूप से बनाना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़ना पड़ेगा, कम से कम डेट में हमारा केस का निर्णय आ जाए वो करना पड़ेगा, और कोर्ट को सहयोग भी करना पड़ेगा। उस दिशा में जाने के लिए जितने भी तरीके सृजित करने हैं, मैं मानता हूं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये जिम्मेदारी है। और इसी के लिए क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को शायद किसी जमाने में बनाया गया होगा। अब समय आ गया है कि बनाने वाले व्यक्ति ने जिस विजन के साथ बनाया होगा, इसको हम जमीन पर उतारें। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं तो कम से कम इससे बहुत आशान्वित हूं, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं जिस दिन से गृह मंत्री बना तब से कहता हूं, बीपीआरएनडी और एनसीआरबी के बगैर इस देश का क्राइम कंट्रोल होना असंभव है। मगर ये महत्वपूर्ण काम को शायद इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। एनसीआरबी के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने आपके पुरुषार्थ से ही आपका महत्व साबित कर दिया है। और आने वाले दिनों में एनसीआरबी की बहुत बड़ी भूमिका है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो भी एक प्रकार से बहुत उपयोगी उपकरण है हमारे उद्देश्य के लिए। और आज की जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, इसमें
सिर्फ तकनीक पर चर्चा न हो, इसके व्यवहारू उपयोग पर हो, डेटा संग्रह करने की शुद्धतम पद्धति को बनाने पर हो, मतलब क्राइम सीन पर से डेटा लेने की शुद्धतम पद्धति बनाना और संग्रहित डेटा को सुरक्षित करना और पुलिस थाने से नफीस के अंदर डेटा सर्च में कम से कम टाइम लगे, इस प्रकार की तकनीक को डेवलप करना। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी उद्देश्य पूर्ति के लिए बहुत सहयोगी होगा। फिर से आज की ये कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो रही है उसको मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम।